हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच बायोलॉजी का सभी 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतिदिन नया नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं को समझाएं। पिछला साल 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं को समझाइए। अब अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को कैसे समझाया जाता है सो समझिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। हर एक थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अगर बात किया जाए अमीबा में पोषण की, तो अमीबा में पोषण जो होते हैं, अमीबा सबसे पहले एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें पोषण की विधि कोई विशेष अंग के द्वारा नहीं होती है, लेकिन इसमें पोषण की विधि संपादित की जाती है, जो कि 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित की जाती है। यानी इनका 3 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन और तीसरा होता है निष्कर्षण। देखिएगा छोटू, अंतःग्रहण की प्रक्रिया में लिखिएगा, जब अमीबा विकसित हो जाते हैं या भोजन को देखते हैं, तो अपने शरीर के अंदर के कूटपाद, किसको विकसित करते हैं छोटू? कूटपाद यानी कहने का मतलब कूटपाद एक शरीर से वो क्या करता है? विकसित करता है। और कूटपाद को जब विकसित करता है, तो कूटपाद विकसित होने के बाद अमीबा भोजन को ग्रहण कर लेता है, पकड़ के ग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण करते हैं। जब कूटपाद विधि के द्वारा भोजन शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद भोजन का पाचन होता है। तो उसमें मानव के जैसा कोई विशेष पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं। उनमें पाचन होता है जो विभिन्न एंजाइम एवं हार्मोन के द्वारा होता है। और जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उनकी जो कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होने के कारण वे अनियमित छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। छोटू, तो यही था आपका क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, लिखना क्या है बोलिएगा। हम जानते हैं कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, जिसकी शरीर की संरचना हर हमेशा बनती एवं बिगड़ती रहती है, क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में प्रायः 3 चरणों को संपादित करते हैं, जिनमें पहला आता है अंतःग्रहण, दूसरा आता है पाचन और तीसरा आता है उत्सर्जन। अगर अंतःग्रहण की बात किया जाए छोटू, तो लिखिएगा, अमीबा अपने शरीर के बाहरी भाग में कूटपाद को विकसित कर भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है। उसके साथ साथ दूसरे भाग में विभिन्न हार्मोन एवं एंजाइम के द्वारा पाचन की प्रक्रिया को कर लेता है। उसके बाद तृतीय भाग में यह उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखिएगा छोटू, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या है? इनके प्रकारों का वर्णन करें। अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग लेते हो, क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। इनके प्रकार का वर्णन बोला है करने के लिए। तो इनका 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है छोटू द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन, तीसरा होता है कायिक प्रवर्धन और चौथा होता है मुकुलन। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए द्विखंडन का, तो बोलिएगा इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो वैक्स होकर 2 समान भागों में बढ़ जाते हैं, उसको छोटू हम क्या कहते हैं? द्विखंडन। इसके बाद अगर दूसरा बात किया जाए बहुखंडन, बोलिएगा जब अमीबा में साइटोप्लाज्म सूख जाते हैं, तो अमीबा विस्फोट होकर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और ये छोटे छोटे टुकड़े नए संतति का निर्माण कर लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन। उसके बाद छोटू है मुकुलन। अलैंगिक जनन की वह विधि जिस विधि के अंतर्गत पादप के शरीर से कलिका निकलती है, प्रबंध निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। और ये कलिका पुनः नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, नए रूप में स्वतंत्र हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। तो देखिए, मुकुलन की बात करें तो ईस्ट में और हाइड्रा में कौन विधि से मुकुलन होता है? मतलब मुकुलन की प्रक्रिया होता है। उसके बाद अगला है कायिक प्रवर्धन। बोलिएगा कि पौधे के कायिक भाग, यह सब विधि लगभग पादप में ही अधिकतर अपनाई जाती है। बोलिएगा पौधे के कायिक भाग तना, पत्ती, फूल, जड़
से अगर नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। जैसे में आप गन्ना का बीज देखे हैं, नहीं देखे होंगे, गन्ना का क्या किया जाता है, तना लगाया जाता है। गुलाब का बीज देखे हैं, नहीं देखे हैं, गुलाब का टहनी लगाया जाता है। उसके बाद अगर आप कैक्टस वगैरह का देखे होंगे तो उसका पत्ती लगाया जाता है। ऐसा ही पृथ्वी पर बहुत ऐसे ऐसे पादप हैं जिनसे कायिक प्रवर्धन किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो बोल रहा है कि उत्सर्जन क्या है। क्या बोल रहा है छोटू, उत्सर्जन क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। अगर इसके बारे में पूछे उत्सर्जन क्या है तब बोलिएगा हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप, हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अमोनियोटैलिक, दूसरा होता है यूरोटैलिक और तीसरा होता है यूरोकोटैलिक। अगर अमोनियोटैलिक की बात किया जाए तो बोलिएगा इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उसे हम अमोनोकृत या अमोनियोटैलिक कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है यूरोटैलिक, इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं, जैसे मानव। उसके बाद आता है यूरोकोटैलिक, तो इसके बारे में बोलिएगा उत्सर्जन की वह विधि जिसके अंतर्गत जीव यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूरोकोटैलिक। जैसे में आपका हो गया एम्फीबियंस, पक्षी हो गए, कीट हो गए। चलिए देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवों में श्वसन का वर्णन करें। जीवों में श्वसन का, तो जीव में अगर श्वसन की बात किया जाए तो बोलिएगा जीव में जो श्वसन होते हैं, श्वसन बोलिएगा जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को विभिन्न अणुओं में टूटकर ऊर्जा प्रदान करने की विधि छोटू क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यानी कहने का मतलब जीवों में श्वसन जो है, इसका कहने का मतलब जीवों के अंदर जो उच्च श्रेणी के जीव है उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेहद अणु ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है छोटू। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो उत्सर्जन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। इसी का दूसरा नाम होता है छोटू वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। कोई पूछे ये क्या होते हैं तो बोलिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्या है, पोषण क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए पोषण तो बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो अपने आहार के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण कर इसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लेकिन छोटू अगर हम पोषण की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि एक शब्द आता है जिसका नाम है पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, तो वे सारे तत्व जो शरीर के वृद्धि विकास में मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व जो होता है ना, पोषक तत्व वो 2 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है पोषक तत्व में, उसको कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, और दूसरा जो होता है उनको बोला जाता है बृहद पोषक तत्व। जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और जो पोषक तत्व हमारे लिए बृहद मात्रा में आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुल पोषक तत्व कहते हैं। बड़े सिंपल सा है। उसके बाद बोल रहा है छोटू कि इसके प्रकारों का वर्णन करें, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण की अगर बात किया जाए तो बोलिएगा जो पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं। दुनिया में वो ऐसे जीव जो पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण की बात किया जाए तो बोलिएगा जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए उसके बाद अगला क्या है, रक्त क्या है, रक्त क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। बोलिएगा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है छोटू, तरल संयोजी उत्तक है जो कि जंतुओं के रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होते रहता है और गैस का एवं पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। अगर इसकी प्रकारों की बात किया जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स।
आरबीसी की अगर बात किया जाए तो बोलिएगा आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका पूर्ण रूप रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। ठीक, ये हीमोग्लोबिन के साथ साथ पोषक पदार्थ का भी क्या करती है, वहन करती है। डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो बोलिएगा डब्ल्यूबीसी, इसका पूर्ण रूप व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो इसी का दूसरा नाम होता है रक्त पट्टिकाणु या रक्त विभाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रक्त को गाढ़ा बनाने में मदद करते हैं। देखिए, उसके बाद बात किया जाए, अगला है पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक का वर्णन करें। क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक की बात किया जाए तो पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता, पहले उत्पादक के बारे में बात करते हैं, उपभोक्ता के बारे में, अपघटक के बारे में। उपभोक्ता लिखिएगा, पर्यावरण में उत्पादक के अंतर्गत जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो आते हैं। उपभोक्ता के बारे में बोलिएगा, पर्यावरण में उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जीवों को सम्मिलित किया गया है। अपघटक के बारे में बात किया जाए तो अपघटक में लिखिएगा, इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव एवं पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात जो पर्यावरण को क्या करते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा छोटू। उसके बाद पर्यावरण का परिभाषा लिख दीजिएगा, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। बोल रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। बोलिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन इसीलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी पर कहीं से भी किसी भी मौसम में उगाया जा सकता था। और हम जानते हैं कि मेंडल एक प्रकार का पुजारी था जिन्होंने अपने मंदिर के कैंपस में ही इनको उगा के रखा था। तो इसे आसानी से उगा के रखा जा सकता है और इन्हीं को हम आनुवंशिकी का पिता कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि छोटू बताइए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम एस्टिवम। क्या होते हैं छोटू, पाइसम एस्टिवम। यह मटर के पौधे का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहले ये आसानी से उग जाते हैं, कहीं पर भी आसानी से उग जाते हैं। उसके बाद दूसरा इनका काम होता है कि आसानी से तो उग जाते हैं और इनकी प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं, यानी बहुत सारा जैव विविधता वाला यह पौधा है। इसके बाद इनकी किस्म की बात की जाए, इनके बीजों की किस्म भी अलग अलग होते हैं। इसके बाद इस पे जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रयोग संभव हो सकता है। तो छोटू यही था आपका 5 नंबर का सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।